अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है, ताकि आपको ये जो चैप्टर है पूरा वो समझ आ सके। तो केमिकल बॉन्डिंग जो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एटम्स और आइंस। ठीक है, एटम्स और आइंस को जो आपस में जोड़ कर रखती है जो चीज़, उसको केमिकल बॉन्डिंग कहा जाता है। ठीक है, ये आप समझें एक ग्लू है जो एटम्स को जोड़ कर रखती है। ठीक है, अगर मैं दो चीज़ें उठा लूँ, दो पेपर उठा लूँ, दोनों को जोड़ूँ ग्लू से, तो वो जुड़ जाएंगे। इसी तरीके से ग्लू जो है दो चीज़ों को जोड़ता है, तो केमिकल बॉन्डिंग जो है वो दो एटम्स को जोड़ती है। ठीक है, इट इज़ द ग्लू दैट होल्ड्स एटम्स टुगेदर। सही है, समझ में आ गया केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। केमिकल बॉन्डिंग वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो दो एटम्स को या दो आइंस को या दो से ज़्यादा एटम्स को, दो से ज़्यादा आइंस को इनेबल करती है कि वो केमिकल कंपाउंड्स बनाएं, आपस में जुड़े रहें। ठीक है, अब आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर। In the previous chapter you have learned about the matter. You are also familiar with the fact that all the matters in this world are composed of atoms. The attractive force which binds atoms together is called as a chemical bond or chemical forces. Few elements also consist of unbounded atoms. For instance, helium, neon, argon, xenon and krypton present in the atmosphere consist of unbounded atoms. The way in which various atoms are bonded together has an effect on the properties of substances. किराया आपको पता है कि आपने मैटर पहले आपने पढ़ा है, और आपको ये भी पता है कि दुनिया में जो भी मैटर है वो एटम से बना हुआ है, और जो अट्रैक्टिव फोर्स एटम्स को जोड़े रखती है उसको केमिकल बॉन्ड या केमिकल फोर्स कहा जाता है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनके जो एटम्स हैं वो उनमें केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, वो अनबाउंडेड एटम्स हैं, जैसे हीलियम या नियॉन, ठीक है, या आर्गॉन या जीनॉन या क्रिप्टॉन। तो इनके जो एटम्स हैं वो अनबाउंडेड हैं। तो इन बाउंडिंग से होता क्या है, जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस हैं उन पर असर होता है इसका। ठीक है, अब सवाल ये है कि वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। उनको क्या ज़रूरत है कि वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, वो क्यों जो है बॉन्डिंग में आते हैं, वो अकेले भी तो रह सकते हैं। सवाल ये है, why do atoms form chemical bonds? The essential answer is that everyone in the world desires to be stable in their life. Atoms are just like that. They are also trying to become more stable. So atoms try to share required number of electrons with each other to obtain the electronic configuration of noble gases. ये आपकी मिसाल दे रहा है कि आप भी तो ज़िंदगी में स्टेबल होना चाहते हैं, तो यही स्टेबिलिटी का हक एटम्स को भी है कि वो भी अपनी ज़िंदगी में स्टेबल हो जाए। ठीक है, जब वो स्टेबल होना चाहते हैं तो वो जो है शेयर करते हैं एटम्स, अपने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं एक दूसरे से, ताकि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरी हो सके। अब होता ये है कि नोबल गैसेस को छोड़कर, ठीक है, नोबल गैसेस को छोड़कर बाकी जो भी एटम्स हैं इस दुनिया में वो अनस्टेबल होते हैं अपने फ्री स्टेट में। अगर वो किसी के साथ केमिकल बॉन्डिंग में नहीं है, अपने फ्री स्टेट में है, तो वो अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उनका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल है ना वो कंप्लीट नहीं होता। तो इसलिए वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं, एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग करता है, ताकि उनका जो आउटर मोस्ट शेल है, जैसे इसका ये आउटर मोस्ट शेल है, इसका ये आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, वो कंप्लीट हो सके, वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में आ सके। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन का जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन उसको अपना पहला शेल भरने के लिए उसको दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, पहले में 2 फिर 8, ठीक है, इस तरीके से। तो पहले में 2 होते हैं, हाइड्रोजन के पास सिर्फ है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो वो कैसे अपने वो फर्स्ट शेल को भरेगा। तो फिर वो एक और हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और अपना जो वैलेंस शेल है उसको कंप्लीट करता है। ठीक है, समझ में आ गई। तो इनका सारा मसला इसके वैलेंस शेल का होता है कि भाई वो कंप्लीट हो जाए।
आउटर मोस्ट शेल जो है वो भर जाए ताकि हम स्टेबल हो जाएं, ताकि हमें कोई तोड़ ना सके। फिर इनको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है जब ये अपने बॉन्डिंग में आ जाते हैं। अच्छा, अब है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो होती है ना, ये स्टेबल होते हैं, ठीक है। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल जो इनका होता है, वैलेंस शेल इसको कहते हैं, वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है ना। तो नोबल गैसेस हमारे पास हीलियम, उसमें जो है आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में हमें 2 ही चाहिए होते हैं, पहले जो हमारा शेल होता है, ठीक है। नियोन के पास देखो पहले में 2 हैं, फिर 8 हैं। आर्गोन के पास देखो पहले 2, फिर 8, फिर 8, फिर 2, फिर 8, फिर 18, फिर 8, फिर 2, 8, 18, 18, 8, यानी जो इनका वैलेंस शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, सही है। तो नियोन नोबल गैसेस हमारे पास हैं हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में बता रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द आउटर मोस्ट शेल एंड रेयरली फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। The noble gases are helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. These elements are sometimes called the inert gases. Noble gases को inert gases भी कहा जाता है. This is because they do not participate in chemical reactions. ये chemical reactions में हिस्सा नहीं लेते. Outer shell of 5 noble gas atoms are shown. तो आपसे कोई पूछे noble gases क्या होती हैं, तो आप कहेंगे कि noble gases वो gases होती हैं जो chemical reactions में हिस्सा नहीं लेती, इनको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है, और इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है। अच्छा, अब टॉपिक है व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं कि द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। वो इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में मौजूद हों उनको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एटम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम इंक्लूडिंग इट्स एबिलिटी टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। These electrons in the outermost shell of an atom are called as valence electrons or outer electrons. Finding of electrons on the electronic configuration. Consider an example of boron. It has electronic number 5. The electronic configuration looks like this: 1s, 2s, 2p. Since there are 3 electrons in the second shell, we can say boron has 3 valence electrons. The valence electrons which are involved in the chemical bonding are termed as bonding electrons, ठीक है। अच्छा, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के, एक एटम ले लें, उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, ठीक है। दीज आर द ओनली इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग। ये वही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिससे केमिकल बॉन्डिंग होती है, क्योंकि ये बाहर बाहर यही होते हैं ना, इसी से फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन्स जुड़ जाते हैं। बिकॉज दे आर द फारदेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड एक्सपीरियंस द वीकेस्ट अट्रैक्शन मेकिंग देम अवेलेबल फॉर इंटरेक्शन विथ अदर एटम्स, ठीक है। तो यही अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो दूसरे एटम्स के साथ आप इंटरेक्ट उनको करवा सकते हो। मिसाल ले लें आप सोडियम की, ठीक है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन 281 है। अब आखिरी जो है 1 वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की आप ले लें कि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 287 है, तो इसका जो आखिरी 7 है वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसी से आपको एटम की वैलेंसी या कंबाइनिंग कैपेसिटी वो पता चल सकती है, ठीक है। आपको ये भी पता चल जाता है कि ये लूज करेगा या गेन करेगा या शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो ये होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कि जो आउटर मोस्ट शेल्स ऑफ एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग इज द कंबाइनिंग ऑफ एटम्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। यानी केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, जब दो एटम्स आपस में मिल जाते हैं और एक नया सब्सटेंस बन जाता है। एन इंटरेक्शन दैट
होल्ड्स टू एटम्स टुगेदर इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। वो इंटरेक्शन जिससे दो एटम आपस में जुड़ जाएं, केमिकली बॉन्ड हो जाएं, उनको केमिकल बॉन्डिंग कहा जाता है। एटम्स कैन लूज, गेन और शेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और शेयर भी कर सकता है। अब टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग हमारे पास हैं। पहला है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवैलेंट, जिस बीस को कहा जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास है आयोनिक बॉन्ड। अच्छा, आयोनिक बॉन्ड क्या होती है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, जब आयोनिक बॉन्ड बनता है तो होता क्या है, एन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है। ये एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका वैलेंस शेल है, उसके पास ये इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। वो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है। जब उसके पास इलेक्ट्रॉन था तो उस वक्त उसके पास नेगेटिव चार्ज थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है वो नेगेटिव है। तो जब वो इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके साथ साथ उसकी नेगेटिव चार्ज भी लूज हो जाएगी ना। एन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड चेंजेस इनटू पॉजिटिव आयन, ठीक है, एंड चेंजेस इनटू पॉजिटिव आयन, जिसको केटाइन भी कहते हैं। अब क्या हुआ कि यही आपका जो एटम था, इसने ये इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसकी जो नेगेटिव चार्ज थी वो चली गई और ये आपका बगैर इलेक्ट्रॉन वाला जो है एटम बन गया। यानी इसके वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, चलो इधर कहीं अगर है तो ठीक है, लेकिन वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो फिर ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव और इसको हो जाएगा, आप नाम देंगे केटाइन, ठीक है। यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गई और इसको आप कहेंगे केटाइन, सही है। वेयर एज अनदर एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, अब जब इसने लूज किया तो जाहिर सी बात है दूसरे एटम ने उसको गेन किया, जिसने गेन किया उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गई। वेयर एज अनदर एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड चेंजेस इनटू नेगेटिव आयन, जिसको कहा जाता है एनाइन। अब वो क्या हो गया, नेगेटिव आयन हो गया और उसको एनाइन कहा जाएगा, उसके पास चार्ज आ जाएगी नेगेटिव। अब ये जो केटाइन और एनाइन वाले अपोजिट चार्जेस वाले जो एटम्स हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो होल्ड करती है अपोजिटली चार्ज्ड आयंस को, इसको आयनिक बॉन्ड कहा जाता है और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी इसको कहा जाता है। दोबारा समझ लें कि एक एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसके पास आ गई पॉजिटिव चार्ज जिसको केटाइन कहते हैं। एक एटम जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसके पास आ गई नेगेटिव चार्ज जिसको कहते हैं एनाइन। अब ये केटाइन वाला एटम और एनाइन वाला एटम, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और उस अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा गया है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होल्ड करती है अपोजिटली चार्ज आइंस को। अच्छा, फिर इन एटम को नाम दिया गया आइंस, ठीक है। जिसके पास चार्ज होती है ना पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उनको आइन कहा जाता है। तो इन आइंस को जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड करती है अपोजिटली चार्ज आइंस को, तो इसको कहा जाता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एक एटम और आयन में फ़र्क क्या होता है। एटम और आयन में फ़र्क क्या होता है। एटम जो है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। एटम जो हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। मिसाल ले लें आप सोडियम की, ठीक है। सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सोडियम के पास, अगर सोडियम एटम है, सोडियम एटम के पास 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया।
एटम जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसके पास जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन आइंस, अगर सोडियम का आइन होगा तो उसके पास क्या होंगे, 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जाम्पल। अब एक प्रोटॉन उसके पास ज़्यादा है तो ये क्या है, केटाइन, इसको आप कहेंगे केटाइन, यानी पॉजिटिव चार्ज है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता तो नेगेटिव चार्ज होती और उसको हम कहेंगे एनाइन। तो एटम और आयन में ये फ़र्क है कि आयन के पास चार्ज होती है, या पॉजिटिव या नेगेटिव। एटम आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो जो इन आयन से बॉन्ड बनता है उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा बहुत और बताया जा रहा है कि आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। एक एटम का ग्रुप होता है मेटल और नॉन मेटल, तो ज़्यादातर ये जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो इन्हीं ग्रुप्स में बनता है, मेटल और नॉन मेटल में बनता है, ठीक है। कंपाउंड दैट कंटेन आयोनिक बॉन्ड्स आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड्स। अगर कंपाउंड होगा आयोनिक बॉन्ड वाला तो उसको आयोनिक कंपाउंड कहा जाएगा, सच एज सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड इज एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ये कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं आयनिक बॉन्ड की। अब देखो सोडियम का जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये 281 है, ठीक है। और इसका जो है क्लोरीन का ये है 287। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका जो 1 था वो 1 इसने इसको दे दिया, तो इसके पास जो 287 था वो हो गया 288। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब जब इसके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन था इसके पास आ गया तो ये पॉजिटिव हो गया और क्लोरीन नेगेटिव हो गया। ये है असल चीज़। थैंक यू।